हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज से हम लोग 12 क्लास पॉलिटिकल साइंस विषय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में 2 पेपर रहता है, पेपर 1, पेपर 2। तो आज हम पहला पेपर को शुरुआत करेंगे, जिसमें कि पहला टॉपिक है, ये भाग पहला है और इसमें लगभग 9 टॉपिक है, लगभग नहीं 9 टॉपिक है, जिसमें कि पहला है शीत युद्ध का दौर। हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स को पढ़ाएंगे और उसके बाद उसका नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी के पास बुक है या नहीं है तो इस तरीक़ा से हम लोग पढ़ लेंगे कि बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉपिक में पहला जो टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर को पूरी तरह से पहले समझ लेंगे। इसका जितना भी क्वेश्चंस बनेगा, 1 अंक का क्वेश्चन, 2 अंक का क्वेश्चन, 6 अंक का क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में भी आता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी हम लोग देखेंगे और फिर कुछ हर एक टॉपिक से 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, जिससे कि हमें जो है आगे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम शुरू करेंगे शीत युद्ध का दौर, ठीक है। और ये भाग 2 का क्वेश्चन टॉपिक्स है भारत के विदेश संबंध। ऊपर में भी 3 था। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। 9 टॉपिक्स भाग 1 में है और 9 टॉपिक्स भाग 2 में है। तो आइए हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे राजनीति विज्ञान बुक है, कक्षा 12वीं है, जिसमें कि पहला टॉपिक है समकालीन। पहला जो बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, यानी पूरे विश्व की जो राजनीति है। और समकालीन यानी कि जिस समय, मतलब कि उस समय का राजनीति पूरे विश्व का, किस समय का मतलब जब से विश्व के बारे में जो है जानकारी हुआ। ये प्रथम पुस्तक है या भाग 1 कहिए। आज से हम भाग 1 को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं, भाग 1 में है पहला टॉपिक शीत युद्ध का दौर। जानते हैं कि ये शीत युद्ध का दौर पहला अध्याय है, क्या है। क्यूबा का मिसाइल संकट। एक क्यूबा देश है और वहाँ पे मिसाइल का संकट होता है। और विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, ये जो है पहला टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि कुछ हेडलाइन होता है, जैसे कि क्यूबा का मिसाइल संकट पढ़ना है, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर को पढ़ेंगे। जब शीत युद्ध का दौर था तो पूरे विश्व में कैसा राजनीति था। 2 महाशक्तियों का जो है युग का आरंभ, 2 महाशक्तियों के युग का आरंभ। 2 महाशक्ति हो गया, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर होता है, जिसका कि रूस कहा जाता है। शीत युद्ध के दायरे को भी पढ़ेंगे, 2 ध्रुवीयता को, चुनौती को पढ़ेंगे, गुटनिरपेक्षता को, चुनौती को पढ़ेंगे, गुटनिरपेक्षता और नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, और भारत और शीत युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ गद्यांश को पढ़ेंगे, और कुछ मानचित्र और कुछ कार्टून के माध्यम से कुछ सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध से अभिप्राय है, यानी मतलब है, यानी अर्थ है कि विश्व की 2 महाशक्तियों, कौन, अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर यानी कि
रूस कहा जाता है के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है। कटु संबंध यानी कि ये शीत है और ये युद्ध है। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। युद्ध का मतलब वार होता है, यानी कि लड़ाई होता है। तो ये वैसा युद्ध है जिसमें कि बिना अस्त्र शस्त्र का युद्ध हुआ, यानी कि शीत यानी ठंडे युद्ध हुआ, ठंडे बस्ते का युद्ध हुआ, यानी कि वाक युद्ध इसे कहा जाता है। इसे जो है कागज़ कलम का युद्ध कहा जाता है। कागज़ कलम का मीन्स हो गया कि ये न्यूज़ चैनल पर, मैगजीन के जो है थ्रू, जो है न्यूज़पेपर के थ्रू जो है युद्ध हुआ, जो तनाव और ईर्ष्या पर आधारित था। यानी दोनों तरफ जो है तनाव बढ़ा हुआ था। लग रहा था कि अब जो है वार हो जाएगा। वार तो शीत युद्ध हो ही रहा था, शीत कोल्ड वार हो रहा था, लेकिन लग रहा था कि अब अस्त्र शस्त्र से युद्ध होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं होने का भी कारण को जानेंगे। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 91 के मध्य यानी बीच इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और दो गुटों में बट गया। दो गुटों में, एक तरफ जो है यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनैतिक संघर्ष था। एक तरफ पूंजीवादी गुट था अमेरिका और दूसरी तरफ साम्यवादी गुट सोवियत संघ। अब कुछ अस्मरणीय बिंदु को देख लेते हैं, यानी कि कुछ बिंदु ऐसा है जो हमेशा याद रखने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक क्या कुछ हुआ उसे जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति का विषय कहा जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के गुट को जानते हैं। मित्र राष्ट्र, एक तरफ तो मित्र राष्ट्र को कहा जाता है जिसमें कि सोवियत संघ था, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र इसे कहा जाता है। दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र कहा जाता है, जर्मनी, जापान और इटली को कहा जाता है। ये धुरी राष्ट्र था, यानी कि यहीं से जो है शुरुआत होता है धुरी राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों का उदय हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945 के बीच होता है, 45 तक होता है और 45 के बाद दो महाशक्ति का उदय होता है। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले यूएसए यानी अमेरिका और समाजवादी विचारधारा के जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था सोवियत संघ यानी आज का रूस। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्ति जो है अन्य देशों के साथ संधियां करने लगा, यानी दूसरे देशों के साथ भी कुछ समझौता करने लगा और अपने में जो है मिलाने लगा। अब सैन्य संधि भी हुआ जिसका कि कुछ संगठन है, यानी सैनिक संधि भी हुआ। तो एक तरफ अमेरिका जो है इन्होंने नाटो का संगठन बनाया, स्थापना किया, जो 1939 में किया। नाटो का जो अर्थ होता है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर सीएटो का किया, ये 1954 में किया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके विरोध में सोवियत संघ भी जो है कुछ सैनिक का संगठन बनाया जिसका कि नाम था वार्सा पैक्ट, और इन्होंने जो है 1955 में बनाता है जब अमेरिका का दोनों संगठन बन जाता है नाटो और सीएटो, तब जो है वार्सा पैक्ट रूस भी बनाता है यानी सोवियत संघ भी बनाता है। नाटो अभी भी बना हुआ है, सीएटो और वार्सा पैक्ट जो है खत्म हो गया वर्तमान समय में। आइए अब जानते हैं सीओटो के बारे में, सेंटो के बारे में, जो कि 1955 में बनाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य कार्यों, अन्य लाभों को देखते हुए जो है महाशक्तियां छोटे देशों के साथ रखना चाहती थी।
जितने भी महाशक्ति था वे जो है छोटे देशों के साथ में जो है रहना चाहता था और रखना भी चाहता था। छोटे देश की सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहता था। जितना भी छोटा छोटा देश था वो आर्थिक मदद के लिए और महाशक्तियों के साथ जुड़ के रहना चाहता था, ताकि ये लड़ाई मेरे ऊपर अगर आ जाए तो हम भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहेंगे तो हमें ये संकट अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिबिंबिता या प्रतिद्वंदिता और तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया है। अब आइए ये जानते हैं कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ हुआ। जो महाशक्ति था, दो महाशक्ति, तो उनको छोटे देशों से क्या लाभ हुआ, जिसमें कि पहला है छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता था, सैन्य ठिकाने स्थापित करना आसान होता था। यानी कि अगर जैसे कि रूस है तो रूस के आसपास अगर छोटा छोटा जो देश है अगर हम उससे संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो उस जगह पर हम अपना सेना को रख सकते हैं ताकि रूस को घेरे रहेगा। उसी तरीक़ा से रूस भी अमेरिका के जितने भी छोटे छोटे अमेरिका के आसपास देश था उससे संधि करके अपना सैन्य ठिकाना स्थापित करने के व्यू से जो है संधि करता था। आर्थिक सहायता छोटे देशों को प्राप्त होता था और पूंजीपति लोग जो है उसे देता था। भू क्षेत्र, ताकि महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। अब आइए हम शीत युद्ध के दायरे को पढ़ते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के दायरे को क्या रहा। शीत युद्ध का दायरा 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी होता है, 50 में कोरिया का संकट होता है, 54 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप रहता है, हंगरी में 1956 में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है। अब जो है दो ध्रुवीयता को चुनौती देने लगा। दो ध्रुव बना अमेरिका और रूस, दोनों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्या सामना करता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो हुआ था 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जिसकी नींव 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन में ही रखी गई थी। बांडुंग सम्मेलन इस आंदोलन के संस्थापक देश का नेता थे। और ये जो दो ध्रुवीयता को जो चुनौती देने लगा, ये चुनौती उस समय हुआ जब भारत आज़ाद होता है और भारत के साथ साथ मिस्र और इंडोनेशिया आज़ाद होता है। यूगोस्लाविया, घाना इत्यादि देश जब आज़ाद होता है तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की आंदोलन को अपनाया। इसलिए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत सब कुछ से कमज़ोर था, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में कमज़ोर होने के वजह से इन्होंने सोचा कि अगर हम एक गुट में शामिल होते हैं तो दूसरे गुट नाराज़ होता है और दूसरे गुट में शामिल होते हैं तो पहला गुट जो है नाराज़ हो जाएंगे, तो हम जो है चलो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। जब भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है तब भारत में जो है जवाहरलाल नेहरू इस गुटनिरपेक्षता की आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक का नेता कहा जाता है। तो भारत के साथ साथ मिस्र भी आज़ाद हुआ था, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना भी आज़ाद हुआ। मिस्र का कर्नल नासिर और इंडोनेशिया का डॉक्टर सुकर्नो, यूगोस्लाविया का मार्शल टीटो और घाना का क्वामे नक्रुमा, इन सारे नेताओं ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति को अपनाता है और किसी भी गुट में जो है शामिल नहीं होना चाहता है और नहीं हुआ। जब इन्होंने शामिल नहीं हुआ तब क्या होता है कि 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुला के भागीरथी द्वीप में
सितंबर 2016 को किया गया। ये कुछ हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो दोनों देशों की जो चुनौतियां हुआ, यही चुनौती हुआ, क्योंकि ये देश जब किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ तो धीरे धीरे और देश, छोटे छोटे देश जो दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और रूस में जो शामिल हो रहा था, ब्रेक लग गया। उन्होंने ये देखा कि जब छोटे छोटे देश मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना जैसे देश जब किसी गुट में शामिल नहीं हो रहा है और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो हम क्यों शामिल हों। और जो कई देश थे उन्होंने सोचा, और जो और देश थे उसमें तो अपनी समस्या की वजह से धीरे धीरे निकलने भी लगा। अंततोगत्वा 1951 में सोवियत रूस जो है उनका संगठन खत्म हो जाता है, वार्सा पैक्ट खत्म हो जाता है और सारे देश जो है निकल जाता है और फिर कई टुकड़ों में जो है बट जाता है। और फिर अमेरिका जो है बना रह जाता है। तो अमेरिका के ऊपर एक टॉपिक आ जाता है कि दो ध्रुवीयता का अंत। एक टॉपिक आएगा दो ध्रुवीयता का अंत, यानी दो ध्रुव, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का अंत होता है। और फिर एक टॉपिक और आ जाता है एक दलीय प्रभुत्व, यानी कि जब रूस का जब संगठन खत्म हो गया तो वो कमज़ोर पड़ गया, अमेरिका का संगठन बना रह गया, जिससे कि वो मजबूत बन के रहा, जिससे कि उसे कहा गया एक दलीय प्रभुत्व का प्रभाव। और उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर जो है कमोबेश पड़ने लगा। अब आइए इसे जानते हैं कि 17वें गुट सम्मेलन जो है वेनेजुला में होता है और सितंबर 1916 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक है। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार यानी यूएन जो है, यूएनओ, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, पश्चिमी एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या, परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होने लगा। 18वीं में नाम सम्मेलन के आयोजन अजरबैजान है। 2019 में होना तय हुआ था। अब आता है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO 72 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन के विकास के लिए जो है एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। अब जो ये सब जो देखने को मिलने लगा, ये सब जब इन देशों ने किसी भी देश में शामिल नहीं होते हैं, USSR यानी सोवियत संघ का जो है विघटन हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ उसके बाद 1991 में आर्थिक संकट भी आता है, आर्थिक संकट आ जाता है, जिसे कि जो है पूरे वर्ल्ड को इससे जो है गुजरना पड़ता है। और फिर 1991 में वैश्वीकरण या उदारीकरण या निजीकरण, 1991 से इस चीज़ का LPG के नाम से जाना जाता है। L मीन्स होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। उसके 1991 के बाद से LPG का शुरुआत होता है और 1991 के बाद के सारे देश जो है अपने अपनी देशों के हितों की रक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद शीत युद्ध के बाद जो है कई छोटे छोटे संगठन G7, G8, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, कई यूएनओ का भी 1945 में गठन हो जाता है और फिर लागू भी हो जाता है। कई मतलब कि WTO, कई ऐसे जो है बहुत सारे संगठन बनने लगता है और उस संगठन में देश जो है जुड़ने लगता है और जुड़ करके अपने हितों की रक्षा की जो है काम करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये सारे जो है ये है। फिर शस्त्र नियंत्रण संधि LTBT पर भी जो है कुछ काम होने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है साल्ट, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, जो कि 26 मई 1972 को हुआ था और 26 मई से 18 जून 1972 तक हुआ। स्टार्ट
ये सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण मीन्स हो गया कि सामरिक अस्त्र को कम किया जाए, जो है उसको जहाँ तहाँ ख़त्म कर दिया जाए। ये 31 जुलाई से 3 जनवरी 1991 में भी हुआ था और फिर 3 जनवरी 1993 में भी हुआ। फिर NPT आता है कि परमाणु अप्रसार संधि, जो भी परमाणु है उसका प्रसार नहीं हो, इस पर संधि हुआ, जो कि 1 जुलाई 1968 को होता है। 5 परमाणु संपन्न देश है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। पूर्व सोवियत संघ की परमाणु परीक्षण का भी जो है परीक्षण कर सकते हैं, तो अन्य देश जो है नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से और सारे टॉपिक होता है कि जब ये 5 परमाणु देश है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो अन्य देश पर क्यों रहेगा। इस पर जो है भारत जो है NPT ये सब पर जो है कई बार साइन नहीं किए हैं, साथ साथ पाकिस्तान भी नहीं किया है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हम इसमें जितना भी क्वेश्चंस बनता है उन सारे क्वेश्चंस के बारे में